सॉरी क्लास 8 हिंदी मीडियम चंद्रिका विद्यालय एसएस चैप्टर 2 हमारे आसपास के। ध्वनिन अपने माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी, मतलब पृथ्वी किस तरीके से बनी होगी। ठीक, ध्वनिन में यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा है। माँ ने कहा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना। इस सूर्य का एक परिवार है, ठीक, जिसमें हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। ठीक, जो पृथ्वी घूम रही है गोले, वो उसकी एक फैमिली है, मतलब उसका एक परिवार है। उस परिवार को हम क्या बोलते हैं, सौर परिवार बोलते हैं। उसका एक सदस्य है कौन, पृथ्वी। ठीक, परिवार अन्य सदस्यों के बीच में है। सबसे विशेष बात तो यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए जरूरी ऐसा अनुकूल तापमान, पानी, हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के अन्य सदस्यों के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने के प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, कि और सारे ग्रहों पे परिवार में सदस्य में, जो परिवार के सदस्य हैं सौर परिवार के, और सबके पास जीवन यापन करने की चीज़ें उपलब्ध नहीं हुई हैं। वो माँ जो है अपने बच्चे को समझा रही है ध्वनि को। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ और तब वह आग के गोले के रूप में थी। पृथ्वी किसके रूप में थी, आग के गोले के रूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले ध्रुव स्वरूप में और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित हो गए। ठीक, पहले कैसे तत्व थे, पहले द्रव में थे, उसके बाद ठोस में। ठीक है, इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। जिन तत्वों के द्रव्य रूप में रूपांतरण हुआ उसे जलावरण के रूप में पहचानते हैं। ठीक, जो तत्व मतलब गैस बन के डिफ्यूट हो गए उनको हम जलावरण के रूप में पहचानते हैं, मतलब लिक्विड वाले फॉर्म। जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे वातावरण के रूप में पहचाना गया है। ठीक, फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीवाश्म का विकास हुआ, जिसे जीवाणु के रूप में पहचाना जाता है। ठीक, इस तरह पृथ्वी के 4 आवरण अस्तित्व में आए। चारों लेयरों के बारे में बताते हैं, जो चारों जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी के 4 आवरण अस्तित्व में आए हैं। ठीक, अब चारों लेयरों के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक, हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। ठीक, जो सबसे ऊपरी सतह है उसको हम मृदावरण के रूप में जानते हैं, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर। ठीक, मृदा अर्थात मिट्टी और आवरण तथा सतह अर्थात सतह पर या परत। ठीक, परत मतलब लेयर, आवरण और मिट्टी और जिसपे ढेर सारे तत्व पाए जाते हैं वो कौन सी है, लिथोस्फीयर है। पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसके कारण यह घनावरण और शिलावरण के रूप में पहचानी जाती है। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भूभाग रोकता है और यह सतह लगभग 64 से 80 किलोमीटर जितनी मोटी है। इसकी चौड़ाई बताई जा रही है कितना मोटी है। यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि गुजरात में कुछ अलग मोटाई है और अदर स्टेट में अलग मोटाई है, ऐसा नहीं है, सारी मोटाइयाँ अलग अलग हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है
और अंदर और बाहर सेम जैसा नहीं है कि जैसे आपको यहाँ लेयर मिल रही है वैसे अंदर की लेयर भी ऐसी कोई फिक्स नहीं है। वह लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे ध्रुवों की बनी हुई है। इस भूभाग पर छोटे बड़े पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि आए हुए हैं। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे हम नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तब पृथ्वी के भूभाग में रही हुई चट्टानों से के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भू रस कहते हैं। ठीक, जो इससे पिघल के निकलती है चट्टान, उसको हम मैग्मा कहते हैं और भू रस के नाम से जानते हैं। ठीक, पृथ्वी के अंदर कई गैस हैं जो गर्म होने के रूप की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयत्न करती हैं, परंतु रूप आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। ठीक, एक दूसरे को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए तो पृथ्वी की यह सतह फटती नहीं, इसीलिए ऊपर के लिए कभी जल्दी से फटती नहीं है। ठीक, नीचे इतना अच्छा बैलेंस बना रहता है उसकी वजह से। सतह है या जहाँ एक पर यह संतुलन नहीं बन पाता वहाँ की सतह टूट जाती है। जहाँ और उसको कहते हैं फटती है, तो ज्वालामुखी निकलती है, मतलब जहाँ लेयर में डिस्टर्बेंस होता है तहाँ सतह फूट के ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है। यह मृदावरण हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है? वो अपनी माँ से क्वेश्चन कर रहा है किस तरीके से ये मृदावरण हमारे लिए जरूरी है। यदि मृदावरण ना हो तो हम अपना मकान किस पर बनाते हैं? पीने का पानी या भोजन के लिए खेती, उद्योग धंधों के लिए आवश्यक खनिज और जंगल से मृदावरण के बिना कैसे संभव हो सकता है? बिना ये बता दिया गया, अगर जमीन ना होती, मतलब मिट्टी ना होती, तो हमारे यहाँ फसल ना होती, हमारे यहाँ मकान ना बन पाते, पीने के पानी के लिए भोजन नहीं हो पाते, एक सारे उद्योग धंधे हमारे यहाँ नहीं हो पाते। ठीक, आज हमने अपने मृदावरण के बारे में जो बातें की, उसके आधार पर मृदावरण में किसका किसका समावेश हो सकता है, उससे संबंधित बनाइए। ठीक, अब क्या क्या सर्किल में है उससे रिलेटेड आप सर्किल बना के इंक्लूड करिए। ठीक, आपके पास सर्किल है उसे समझिए। अब में अगला आता है कौन सा आवरण? जलावरण, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक, आइए आपको मैं जलावरण के बारे में बतलाऊँ। पृथ्वी की सतह का नीचा वाला भाग पानी से घिरा हुआ है। जो सबसे नीचे वाला भाग है इससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, जिससे जलावरण के रूप में पहचाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? जलावरण के रूप में उसको जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। ठीक, कौन सा भाग अधिक है? पानी का भाग है। भूभाग से ज़्यादा कौन सा, मतलब मृदा वाले से भाग कौन सा ज़्यादा है? पानी वाले। ठीक, जलावरण लगभग 71% जितना भाग रोके हुए। जलावरण कितना भाग है? 71। अभी वो भू वाला कितना भाग था? 29%। जलावरण वाला कितना है? 71%। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग अर्थात महासागर कहे जाते हैं। ठीक, सबसे बड़ा भंडार जहाँ पे जल एकत्रित होता है उसको हम बोलते हैं क्या? महासागर बोलते हैं, जिससे हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्टिक महासागर के रूप में पहचानते हैं। सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार, समुद्र, उपसागर, घाटी और जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आइए हम महासागर खूब विशाल और गहरे हैं। ठीक, जितने पृथ्वी के महासागर हैं सब बहुत बड़े बड़े हैं और सब में बहुत बड़े बड़े मात्रा में पानी है। कहीं कहीं का पर तो 10 से 20 किलोमीटर जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई हैं। ठीक, किसमें? महासागरों में। ठीक है, महासागर की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी क्षेत्र, प्रदेश और घाटियाँ आई हुई हैं। हाँ,
माँ इन समुद्रों में कितना पानी होगा। माँ से अपने पूछता है कि इन समुद्रों में किस मात्रा में, किस परसेंटेज में पानी होगा। वह तो खारा नमकीन होता है, तो वह हमें किस तरह उपयोगी हो सकता है कि जो पानी है वो खारा है, वो नमकीन है, हमको किस तरीके से यूजफुल होता है। हाँ, पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% पानी, जितना पानी समुद्रों में से आया हुआ है। ठीक, कितना पानी, 97% पानी जो है वो समुद्र से आया हुआ है। शेष पानी का लगभग 3/4 भाग पानी दोनों ध्रुवों तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आया हुआ है। शेष पानी का कुछ भाग सरोवरों में, कुछ भाग नदियों में और कुछ भाग पृथ्वी में भूगर्भ में से संग्रहित है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है। ठीक है, कितने पानी, पीने लायक का पानी बहुत कम मात्रा में। ठीक, यह मीठा पानी जलावरण की भेंट है। सजीवों को जीवित रहने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा वृष्टि के लिए वाष्प समुद्र से आती है। समुद्रों में से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ प्राप्त होती हैं। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि की अस्तित्व है, उसी तरह समुद्रों में से भी सजीव सृष्टि आई हुई है। ठीक, जिस तरीके से धरती पे सजीव है, उस तरीके से जल से भी समुद्रों से भी सजीवों की उत्पत्ति हुई है। महासागर की लहरें, प्रभाव और ज्वार भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा वह जलमार्ग के रूप में उपयोगी है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे। देखा बेटा, अब हम तीसरे आवरण के में समझते हैं कि कौन सा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पोस्ट कर दीजिए। हाँ, पार्टी के बोलो बोलो, आज खींच दे एक चैप्टर स्टार्ट करने, रुकवा होगा ना। एटमॉस्फेयर, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हमारा तीसरा आवरण है एटमॉस्फेयर, वातावरण जिसको बोलते हैं। पृथ्वी की चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यह मृदावरण और जलावरण की तरफ इन आँखों द्वारा देखा नहीं जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। वातावरण में विधि गैस, पानी की वाष्प, धूल के रजकण, झारकण और सूक्ष्म जंतु भी मिले हुए होते हैं इसमें वातावरण में। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जो नेकेड आई से नहीं देखे जाते हैं, वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। वातावरण रंगहीन, स्वादहीन और सुगंधहीन रहित है। इसमें सारे प्रकार के स्मेल अवेलेबल है। ठीक, रंग है इसमें, स्वाद है मतलब सुगंध है, और इसमें स्वाद है। ठीक, इसमें ठोस, द्रव्य, गैस, तत्व विकास का समावेश होता है। ठीक, इसमें जस्ट पार्टिकल नहीं है, इसमें ढेर सारी गैसों का मिश्रण है। उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन, 71% जितना ऑक्सीजन और 1% जितना अन्य गैसें आई हुई हैं। ठीक, पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वातावरण में अधिकांशतः गैसों का प्रमाण कम होता जाता है। ठीक, जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे गैसों का सतापन कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से हवा के निम्न स्तर में हुए
में वह अधिक प्रमाण में है और ऊपर जाने से कम हो जाता है। ठीक, जब ऊपर जाती है तो गैस कम हो जाती है। ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस जो है वो ओजोन गैस जो है बहुत कम मात्रा में है। ठीक, ओजोन गैस, यह गैस सूर्य के बैगनी अल्ट्रावायलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। यह गैस मुख्य रूप से सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिक प्रमाण में होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि की जीवन बनाए रखती है। ऑक्सीजन में ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन बंद कर देता है। नाइट्रोजन किसको, ऑक्सीजन मिट्टी में जो ज्वलनशीलता मतलब जो जलने वाला तत्व है वो कौन बंद कर देता है, नाइट्रोजन बंद कर देता है। वातावरण में मुख्य प्रभावी तत्व पानी है। वातावरण का सबसे मुख्य प्रभावी तत्व कौन सा है, ध्यान दे लीजिएगा, पानी है। गर्मी से वाष्प बन करके पानी भाप में के रूप में हवा में मिल जाता है, जिससे हम नमी के रूप में पहचानते हैं। ठीक, किस रूप में पहचानते हैं, नमी के रूप में पहचानते हैं। वाष्प के जन्मे वाष्प के जमने की क्रिया को घनीभवन कहा जाता है। घनीभवन के कारण भी बरसात, ओस, हिम, ओले आदि वाष्प के रूप में बनते हैं। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रंग रूप, आर्थिक प्रवृत्ति आदि पर वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण में उनके अनेक जकरण भी देखने को मिलते हैं। इन जकड़ों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश और सूर्य अस्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता है। ठीक, धीरे धीरे उगता है और धीरे धीरे अस्त होता है, ये तात्पर्य है यहाँ पे। ठीक है, रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आती हैं और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए तो रेडियो, दूरदर्शन और प्रसारण संभव हो सका है। ठीक, इन्हीं कारणों से। हम नीचे आते हैं। अब सुनो, इन तीन आवरणों के कारण पृथ्वी के रूप के ऊपर चौथे आवरण जीवावरण का अस्तित्व है। ठीक, अब हम चौथे लेयर के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं जीवावरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है, जीव सृष्टि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ फैले हुए हैं, उसे जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। कौन सा आवरण, जीवावरण महत्वपूर्ण है। फिर सौर परिवार में पृथ्वी की एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। ठीक, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है सौर परिवार में जिसमें क्या है, जीवित रह सकते हैं। ये है पर पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और जीव जंतुओं और मानव का समावेश होता है। ठीक, ये सब चीज़ें मिलती हैं तो जीवावरण तैयार होता है। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज वस्तुएं जीवावरण में से प्राप्त करते हैं। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक, हमें हमारे अस्तित्व का और निर्वाहन का आधार जीवावरण है। ठीक, हमारी उत्पत्ति का और सारी चीज़ों का कौन निर्वाहन करता है, जीवावरण की वजह से होता है।
ठीक, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक अजैविक, अजैविक और जैविक। ठीक, अजैविक भाग मृदावरण, जलावरण, वातावरण का अध्ययन किया जाता है जिसमें, और जैविक भाग ये कौन सी भाग थी, अजैविक भाग, ठीक, जिसमें हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन किए। जबकि अजैविक भाग वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणु के अध्ययन का समावेश किया जाता है। ठीक है, मनुष्य अपने कार्यों से पृथ्वी को प्रदूषित कर तो इन आवरणों को कुछ नुकसान होगा। क्या कुछ नुकसान होगा अगर आदमी इनको अपनी मात्रा में उपयोग करने लगे। मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियां जाने अनजाने करता है, जिससे अनेक आवरणों का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन, भूगत प्रमाण परिपेक्षण, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता के से अधिक पाताल कुआं तैयार करना जैसा प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा खुदाई कर देते हैं तो नीचे से खनन खत्म हो जाता है, तो भूमि जो है खसक जाती है, जिससे क्या आता है, उस खलन हो जाते हैं। ठीक, बहुत क्लियर हिंदी है, आप लोग समझिएगा इसको। शहर और गांवों की अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब दूषित हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों पर का बर्फ पिघलने लगा है। जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे और रासायनिक पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है। ठीक, जो जो उससे कच्चे तेल निकल रहे हैं जहाज़ों से और फैक्ट्री से जो कचरे निकल रहे हैं, वो हमारे वातावरण को बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, जो जलावरण के लिए भयजनक है। ठीक, जो मृदा के लिए, जल के लिए बहुत बड़ी मात्रा में नुकसानदायक है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहन द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। वाहन के अधिक आने जाने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण अधिक बढ़ जाता है। वृक्षों को काटने से CO2 का प्रमाण बढ़ जाता है। CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण बढ़ जाता है। इस तरह वातावरण पर मनुष्य प्रवृत्तियां का प्रभाव पड़ता है। मतलब जो मानव अपनी एक्टिविटी कर रहा है, इससे जो है पृथ्वी पर असर पड़ता है वातावरण पे, और हमारा पृथ्वी दिन प्रतिदिन दूषित होते जा रहा है। ठीक, पर्यावरण का शोषण होने से प्राकृतिक का पोषण बड़ी प्रभावित होती है, जो जीवाणु के लिए नुकसानप्रद है। ठीक है, और बेटा इससे आप एक्टिविटी करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में या क्लास में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू बेटा।